नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें कि आज है आपका 21 जुलाई और 21 जुलाई को आपका सेकेंड शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था फ्रेंड्स आपका समाप्त हो गया है। और सेकेंड शिफ्ट में जो आपका जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिल्कुल ईजी पूछे गए हैं, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। और पता चल जाता है जब स्टूडेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था। बाकी आप लोग ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आज के सेकेंड शिफ्ट में किस प्रकार के जीके जीएस के जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं। ठीक है, लगभग आपका 15 से 17 क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट मिला है, ताकि 4 से 5 क्वेश्चन आपका मिला है उससे संबंधित। तो जो संबंधित मिले हैं उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी हम लोग जितने क्वेश्चन मिले हैं उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हाल ही में आज ही आप हमारा जो चैनल है वो आपका 40,000 यूट्यूब फैमिली का हो गया है, तो इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, तो हम लोग जल्द ही एक नए मुकाम पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्ट्रेट जो ड्राइव है वो आपका किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग क्रिकेट जब देखते होंगे तो विराट कोहली का स्ट्रेट ड्राइव आप लोग को बखूबी याद होगा कि जो स्ट्रेट ड्राइव है आपका किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका क्रिकेट ही हो जाएगा। इसके अलावा क्रिकेट से और कुछ संबंधित जो वर्ड हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक है आपका स्लेजिंग। ठीक है, एक होता है स्लेजिंग, आप लोग जानते होंगे जब किसी प्लेयर से आपका जो लड़ाई झगड़ा होता है या उसको टॉन्ट करता है उसी को स्लेजिंग बोला जाता है। एक आपका फ्री हिट को याद रखिएगा, बाउंड्री आप लोग जानते होंगे, बॉलिंग भी जानते होंगे। इसके अलावा एक आपका डकवर्ड लुई याद रखिएगा, रन आउट, स्ट्रेट ड्राइव, स्टंप, यॉर्कर, विकेट। ठीक है, फ्लिप, स्निक, थर्ड मैन, डीआरएस। ठीक है, ये सभी जो शब्द हैं आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आराम से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका देखे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी एमटीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशन की ओर से है। ठीक है, एसएससी एमटीएस प्रदेश के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए जो गाइड है कंप्लीट है, जिसके अंतर्गत आपको 3 साल के सॉल्व पेपर मिलते हैं। साथ में साथ 2022 के भी सॉल्व पेपर को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 2150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है आपके चारों सब्जेक्ट के हैं, मैथ के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, इसके साथ आपका इंग्लिश का भी है और जीके का भी है। सोल्यूशन के साथ साथ आपको सोल्यूशन किस तरह दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन आपको 2 तरह से मिलता है। पहला तो इसमें डिटेल पूर्वक सोल्यूशन को दिया गया है, डिटेल के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाया गया है। ठीक है, कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों को आप परचेस करके आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको ये बुक नज़दीकी स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स कि वेदांत जो सत्यनारायण शर्मा हैं वो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको कल के पीडीएफ में मिला होगा कि वेदांत सत्यनारायण शर्मा हैं, जो कि दोस्तों आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन्हें 1970 में जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप का पहला बैठक आपका कहाँ हुआ था। तो आपको मालूम होगा जो आपका अपना भारत देश है वो आपका G20 का अध्यक्षता कर रहा है, तो उसी के लिए आपका जो G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक है फ्रेंड्स वो आपका 16 और 17 जनवरी 2 दिन का बैठक हुआ था, जो कि आपका पुणे में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो आपका पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आप दूसरी जो बैठक है इसका 3 बैठक अभी तक हो चुका है। दूसरी बैठक आपका 28 मार्च से 30 मार्च तक हुआ था, जो कि आपका विशाखापट्टनम में हुआ था। और तीसरी जो बैठक है अभी हाल ही में जून में हुआ है, 26 जून से 28 जून तक ऋषिकेश उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये जो बैठक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप का वो 2 दिन का बैठक होता है, 3 बार अभी तक हो चुका है, पुणे, विशाखापट्टनम और
आपका ऋषिकेश में, ठीक है। इसके अलावा जो भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है उसका थीम की बात करेंगे तो उसका थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। याद रखिएगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका क्या था, तो थीम है, यानी कि एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये सोमाइटी किसका शुभंकर है, ये भी हमने आपको कितना बार बता चुका होगा जब पैरा ओलंपिक से विषय से संबंधित आपके प्रश्न आते थे तब, ठीक है। तो शुभंकर जो आपका है सोमाइटी, वो दोस्तों किस खेल का है, तो दोस्तों आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो आपका हुआ था उसका जो शुभंकर था वो दोस्तों आपका सोमाइटी ही था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसका शुभंकर की बात करेंगे तो उसका शुभंकर दोस्तों आपका मिराई तोवा था। इसको भी याद रखिएगा। टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने 24वां रैंक लाया था, याद रखिएगा कितना रैंक लाया था, तो 24वां रैंक लाया था। और टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें आपका 48वां रैंक लाया था, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक आपका 48वां रैंक लाया था भारत ने, और पैरा ओलंपिक में आपका 24वां रैंक लाया था। टोटल आपका पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 मेडल है जो कि अपने नाम किया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है एवं स्थान में पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का वो हुआ कहाँ था, तो ये बताने से पहले आप लोग ही बता दीजिएगा कि टोक्यो जब आपका नाम में लगा हुआ है तो टोक्यो किस देश की राजधानी है, तो दोस्तों आपका कहाँ का राजधानी है, तो आपका जापान का राजधानी है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 25 है वो किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न आपके PDF में ही होगा, आप लोग जाके खोल के देख लीजिए। जब जब आपका मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न आया है तब तब हमने आपको सारे अनुच्छेद बताए हैं, सारे मौलिक अधिकार बताए हैं। तो अनुच्छेद जो 25 है, अनुच्छेद 25 से 28 हमने आपको कई बार बता चुका है कि एक आपका मौलिक अधिकार है जो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद जो 25 आपका कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का क्या होगा, तो समान अधिकार होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है, ठीक है। तो जायद फसल पूछा गया था, ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन कुछ जायद फसल के उदाहरण को देखें तो खीरा आपका हो जाएगा, कद्दू हो जाएगा, करेला हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा। इसके अलावा तरबूज के अलावा ककड़ी, गन्ना, मूंगफली और दालें आपका हो जाएगा। इनमें से ही एक ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सही वाला होगा, वो आपका क्या था कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए। इसके अलावा जायद फसल की बात करेंगे तो ये गर्मियों के मौसम की फसल है जो कि उपमहाद्वीप पर सिंचित भूमि पर उगाया जाता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से मार्च से जून महीने तक रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच है जो कि उगाया जाता है और अधिक बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे फसल के एक अन्य रूप का, वो है आपका खरीफ फसल। तो खरीफ फसल के कुछ उदाहरण देख लीजिए। कपास आपका हो जाएगा, चावल हो जाएगा, मक्का, बाजरा, सोयाबीन और अरहर, और ये सभी हैं जो कि खरीफ की फसल हैं। इसके अलावा खरीफ फसल आपका होता कब है, तो आपका मई के शुरुआत में बोया जाता है और जनवरी में इसको काटा जाता है। इसके अलावा रबी फसल के कुछ उदाहरण को देखें तो गेहूं हो जाएगा, चना, जौ, मटर, जई, चना, आलसी, सरसों जो है वो आपका रबी फसल के उदाहरण है। इसका जो बुआई होता है आपका नवंबर के मध्य में होता है और आपका जो कटाई है अप्रैल मई में शुरू होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सिख धर्म में कौन सा जो त्यौहार होता है हिंदू त्यौहार के समान होता है या उसके जैसा होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दीपावली हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, ठीक है। हिंदू धर्म में दीपावली की तरह ही सिख धर्म में गुरु नानक जयंती मनाया जाता है, ठीक है। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व या प्रकाश पर्व या गुरु पूरब भी कहा जाता है, और गुरु पूर्णिमा जो दीपावली के बाद की पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो दीपावली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका हाल में बना था कि 2022 में शायद आपका जो गुरु नानक जो जयंती हुआ था, गुरु पूर्णिमा हुआ था, वो दोस्तों आपका कौन से नंबर का था, ठीक है। तो शायद आपका 553वां नंबर का था दोस्तों आपका 2022 का गुरु नानक जयंती, जिसमें पूछा गया था कि मोदी जी ने पंजाब गए थे, ठीक है। तो आपका 553वां इसका राइट आंसर था, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ये भी क्वेश्चन आपको 14 तारीख के PDF में मिल जाएगा। जब आपसे पूछा गया था शायद कि इसे यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मीठे पानी की झील नहीं है, तो आज पूछा गया है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो PDF में आपका ये शामिल था, जिसका राइट आंसर आपका उल्लर झील हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो उल्लर झील हो जाएगा। उल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये स्थित कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में झील स्थित है, ठीक है। इसके अलावा उल्लर झील एशिया का सबसे
दूसरा बड़ा ताजे पानी की झील है जो कि हरामुख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो जो लोग भी पीडीएफ का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो आप लोग जाइए और पीडीएफ का लाभ उठाइए, जो कि पीडीएफ कोर्स आपका प्रत्येक दिन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये पूछा गया था पंडित किशन महराज। ठीक है, तो आप याद कीजिए कि हमने आपको जो परसों एक रात को पीडीएफ प्रोवाइड कराया था वाद्य यंत्र से संबंधित और कलाकार, उसमें आपका क्या पंडित किशन महराज था या नहीं था? आप लोग सिर्फ यस और नो में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो पंडित जो किशन महराज है वो दोस्तों आपका क्या है? तबला वादक हैं। ठीक है, तो तबला वादक इसका राइट आंसर होगा। पंडित मिर्जू महाराज एक भारतीय तबला वादक थे, साथ में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, तो बनारस घराने भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है और नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल ह्रास यानी कि पूंजी स्टॉक खपत घटाकर प्राप्त किया जाता है, और कुल उत्पादन या अंतिम वस्तु के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य किसी देश के नागरिक के द्वारा निश्चित अवधि के दौरान उत्पादन और आमतौर पर एक वर्ष में निकाला जाता है, जो कि समीकरण के रूप में देखें तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त के ग्रुप 5 का तत्व कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन में आपका एक हीलियम दिया गया था, जेनॉन दिया गया था, रुबिडियम दिया गया था और लिथियम दिया गया था। ठीक है, शायद यही ऑप्शन था, स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आप लोग बताइएगा क्या ऑप्शन दिया गया था। तो हम लोग समूह 5 की बात करेंगे आवर्त सारणी का, पीरियडिक टेबल का। तो रासायनिक तत्वों का एक समूह है जो कि आवर्त सारणी के कौन से खंड में आता है? तो डी खंड यानी कि डी ब्लॉक में आता है, और इस समूह में वेनेडियम आता है, नायोबियम आता है, टेटलम आता है, इसके अलावा डमनियम आता है और आपका तत्व शामिल है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा था? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कलिंग युद्ध किससे संबंधित है? तो क्या ये क्वेश्चन आपका पहले नहीं आया है कि कलिंग युद्ध किससे संबंधित है? तो कलिंग जो युद्ध है वो दोस्तों आपका सम्राट अशोक से संबंधित है। सम्राट अशोक जो कि मौर्य राजवंश का एक शक्तिशाली शासक था, जो कि कलिंग जो कि अभी वर्तमान में बात करेंगे तो उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ का एक राजा था। अनंत पद्मनाभन के बीच 1261 ईसा पूर्व में ये युद्ध है जो कि आपका लड़ा गया था। तो डेट भी आप लोग याद रख लीजिएगा कब लड़ा गया, तो 261। ठीक है, 261 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, क्या किया गया था? तो ईसा पूर्व में आपका लड़ा गया था। इसके अलावा बात करें अशोक की, तो अशोक का जो राज्याभिषेक है वो दोस्तों आपका 8 वर्ष के बाद, राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में दोस्तों आपका क्या है? आपका ये युद्ध है जो कि आपका लड़ा था। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो आपका ग्रुप 5 वाला जो था प्रश्न वो शायद आपका पूछा गया था, लास्ट एलिमेंट पूछा गया था। तो लास्ट एलिमेंट दोस्तों आपका क्या है? डोमिनियम है। ठीक है, लास्ट एलिमेंट क्या है? तो दोस्तों आपका डोमिनियम है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया उससे पहले हम लोग देख लें तो इस युद्ध में जो हुआ क्या था, तो नरसंहार से राजा द्रवित हो गया था, राजा मतलब राजा अशोक, और इसलिए उन्हें सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया था और भीड़ घोष के स्थान पर धम्म घोष का स्थान ले लिया था। और इस युद्ध का जो उल्लेख है आपका अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें दोस्तों आपका इस युद्ध का जो उल्लेख है दोस्तों आपका मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और पेवोस की प्रथा की शुरुआत की थी? सिजदा का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम, और दोस्तों आपका पेवोस का जो अर्थ होता है वो दोस्तों आपका होता है सम्राट के पैर चुंबन। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत है आपका गयासुद्दीन बलबन ने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सा गयासुद्दीन बलबन का। तो ये आपका गुलाम वंश का कौमा संतान था, सुल्तान था, तो 9वां सुल्तान था, और उसने इल्तुतमिश के गुलाम रूप में खरीदा था इल्तुतमिश ने इसको, और उन्होंने भारत में नवरोज के फारसी त्यौहार की भी शुरुआत की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नवरोज जो एक फारसी त्यौहार है उसका शुरुआत किसने किया है भारत में, तो गयासुद्दीन बलबन ने ही किया है। ठीक है, सिजदा का प्रथा का परिचय देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, जैसा कि हमने आपको बताया है। सिजदा मतलब साष्टांग प्रणाम होता है, और पाइवोस मतलब सम्राट का पैर चुंबन होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जो निकाय है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार को द्वीप समूह को जो अलग करता है वो दोस्तों आपका 10 डिग्री चैनल है। तो इसका राइट आंसर आपका 10 डिग्री हो जाएगा। 10 डिग्री के अलावा आपका 9 डिग्री भी एक है, एक आपका 8 डिग्री भी है। तो जो 8 डिग्री चैनल है वो दोस्तों आपका मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, और जो 9 डिग्री चैनल है वो आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप समूह से अलग करता है। इसको याद रखिएगा। एक आप याद रखिएगा पाक जलडमरू, जो कि दोस्तों तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच एक जलडमरू स्थित है, जो कि तमिलनाडु, जो कि भारत और श्रीलंका का, ये भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से क्या करता है, तो आपका अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 141 यानी कि 141 हो जाएगा। अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा। ठीक है, अगला है आपका अनुच्छेद 143, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति आपका अनुच्छेद 143 में है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर आपका सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका अनुच्छेद 132, इसमें है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 243 से क्या देखिएगा, जो कि पंचायत का प्रावधान है जो कि करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नेपाल एसोसिएशन। ठीक है, नेपाल एसोसिएशन से पूछा गया था कि नेपाल के किस स्टेट में आपका नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई शायद प्रश्न पूछे गए थे, जो कि कौन सा सिटी नहीं है। तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर है, जो कि अभी तक मिल नहीं पाया है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन आपका कृषि से संबंधित डोर स्टॉप नीतियों का नाम पूछा गया था, शायद आपका सीड स्कीम वगैरह ऑप्शन में दिया गया था। तो ये भी प्रश्न आपका जो अभी तक हुआ है क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, बाद बाकी जैसे ही क्लियर होंगे हम लोग इसको पीडीएफ में शामिल करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाद बाकी हम लोग थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस लाएंगे। तो चैनल पे जो लोग भी नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम का जो एनालिसिस है आपको सबसे पहले 100% सटीक क्वेश्चन के साथ, ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको मिल सके। क्योंकि आपका जो आगे आने वाला एग्जाम है आपका CHSL का है, MTS का एग्जाम है, जो कि बहुत ही अच्छा चांस है आप लोग के लिए। MTS का जो एग्जाम है आज लास्ट डेट है दोस्तों आप लोग का। तो जो लोग भी फॉर्म नहीं फिल किए हैं आप लोग जाकर फॉर्म फिल कर लीजिए। आज आपका लास्ट डेट है। एग्जाम जो आपका होगा वो आपका सितंबर माह में होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाद वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को अपने अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे निवेदन है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।